जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुल्क की सालमियत के हवाले से पॉलिसी ऐवानों में नहीं बल्कि बंद कमरों के अंदर बनाई जा रही है। मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लिमान पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। पूरा मुल्क इज़्तिराब में है। आम आदमी के पास ना तो रोजगार है और ना ही जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। यहाँ पर महकमे मलियामेट किए जा रहे हैं, इदारे मलियामेट किए जा रहे हैं, लाखों अफराद बेरोजगार होते जा रहे हैं। पार्लियामेंट को इस बारे में सोचना है। 1 साल से देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से हटधर्मी की जा रही है। हमें एक लम्हे के लिए भी इसकी इजाजत नहीं कि हम रियासत की बका और उसकी सालमियत के हवाले से कोई बात कर सकें या कोई तजवीज़ ही दे सकें। मौलाना ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सूरत हाल अब किसी से पोशीदा नहीं रही। ऐवान बैठा हुआ है। इस हवाले से हमें इदराक होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ इस ऐवान में मौजूद होते तो उनकी खिदमत में अर्ज करता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, तो शायद वो यही कहते कि मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अगर मेरा हुक्मरान जिस हैसियत में भी है मुल्की मामलात के बारे में इतना बेखबर है, और मुझे याद है कि एक ज़माने में हमने मिलकर काम किया है, अफगानिस्तान में हमारे जरगे जाते थे और जब मैंने उनसे पूछा तो उनको कोई इल्म नहीं था। मौलाना का कहना था कि कौन फैसले करता है, कहाँ फैसले किए जाते हैं, जिम्मेदार तो कल पाकिस्तान होगा, जिम्मेदार तो हुकूमत भी होगी और अपोजिशन भी जिम्मेदार, तो पार्लियामान भी होगा। अवाम की नज़र में तो हम जिम्मेदार हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त कोई सिविलियन अथॉरिटी मौजूद नहीं, कोई नजरियाती सियासत मौजूद नहीं। बंद कमरों और अपने महल्लात में जो चाहे फैसला करते हैं और हुकूमत को उनके फैसलों पर अंगूठा लगाना पड़ता है। हमें यहाँ से निकलना होगा या नहीं। उन्होंने सवाल उठाया कि हम मुल्क के लिए कब सोचेंगे। अगर कोई बका का सवाल पैदा करता है तो बुरा मनाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि सूबों की असेंबलियां भी अवाम की नुमाइंदा असेंबलियां नहीं हैं। जब अवाम बाहर निकलते हैं तो कोई मुंतखब नुमाइंदा बशमूल वज़ीर आला अवाम का सामना करने में नहीं है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से, हुक्मरान मुल्की मामलात से बेखबर बंद कमरों में अंगूठे लगाए जा रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान, खदशात कितने दुरुस्त? हसन निसार साहब। देखें, ये अभी मौलाना ने बलूचिस्तान के हवाले से इंतहाई अलार्मिंग किस्म की बात की है। आपने उसे सवाल का हिस्सा नहीं बनाया तो कोई वजह होगी। मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन इट केम एज अ शॉक टू मी। अच्छा, बाकी जो बात की है वो ठीक कहा मौलाना ने, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है बादशाह के इन मकड़ हुक्मरानों को, इनको 40-40, 50-50 साल हो गए इसी खेल में। इन हुक्मरानों को पता सब कुछ है, लेकिन वो मुठ रखते हैं और सिर्फ अपने सर्वाइवल पे फोकस करते हैं, बाकी सब कुछ जाए जहन्नुम में। ये इनका प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं कि वो जानते नहीं है। अवाम इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं, और पाकिस्तान इनके लिए सोने की कान और एक सरसब्ज चरागाह के अलावा कुछ भी नहीं है। इनके एंटेनाज हैं सिर्फ यहाँ इस मुल्क में, असल कश्तियाँ कहीं और हैं, आप दोस्तें कहीं और हैं। सो मौलाना ने जुज़वी तौर पे ठीक बात किया, लेकिन उनकी एक बात जो आपने शामिल नहीं की वो बहुत परेशान कौन है। शहजाद साहब, मौलाना कह रहे हैं कि बंद कमरों के अंदर मावराए हुकूमत, मावराए सियासत, मावराए पार्लियामान पॉलिसीज हैं। क्या निज़ाम को चैलेंज करके कुछ हासिल करना चाह रहे हैं मौलाना साहब? आयशा, अगर मौलाना साहब आज हुकूमत में होते, हुकूमत का हिस्सा होते, इसी हुकूमत का जिस वक्त हुकूमत है, तो क्या वो ये सवाल उठाते? बिल्कुल नहीं। और अगर ये सवाल वो ना उठाते तो फिर आज उनकी सवाल का कोई मतलब नहीं। वैलिड। और अगर वो सवाल उठाते, इस हुकूमत का हिस्सा होते, तो मैं कहता कि हाँ, एक सियासी सोच और एक सियासी लीडरशिप का ये एक इजहार है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें ये नहीं पता कि बंद कमरों में कौन कौन होता है। अगर कभी इसका भी हम अंदाजा कर लें या हमें पता लगा लें किसी तरीके से कि उन बंद कमरों में जहां अंगूठे लगाते हैं, अंगूठे लगवाने वाले कौन है, और अंगूठे लगाने वाले भी तो मौजूद होंगे उन बंद कमरों में। और अगर वो बंद कमरों में अंगूठे लगाने वाले इसी कबील के लोग हैं जिसके मौलाना फजलुर रहमान जहां बैठ के बात कर रहे थे, तो फिर तो मेरा ख्याल है हमारे पास कोई उम्मीद किसी किस्म की नहीं। बातें जो वो कर रहे हैं दुरुस्त कर रहे हैं। उन्होंने सिक्योरिटी का जिक्र किया, 2 सूबों की सिक्योरिटी, मैं तो उससे भी बड़ा पाकिस्तान की सिक्योरिटी का जिक्र करता हूं। और सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता को खतरा, अंदर से कोई जंग, दहशतगर्दी, ये वो वगैरह नहीं। इसके अंदर इंसानी जिंदगी, जान माल, जो मामलात कराची में इस वक्त चल रहे हैं, लाहौर, पंजाब के अंदर, हर जगह पे पाकिस्तान में, उसका भी तल्लुक पाकिस्तान की साख से, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंसानों की सिक्योरिटी, हमारे शहरियों की सिक्योरिटी से। और उसके लिए कौन सी हुकूमत है जो वहां मौजूद है जो ये काम करेगी? हमारी फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या होगा?
تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ، اور دوسری بات، اگر کسی نے بتانا ہی ہے کہ کیا کرنا ہے اور آپ کسی کام کے نہیں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طریقہ ہوتا تھا کہ کسی کے کنٹرول میں دیا جاتا تھا معاملہ اور کہا جاتا تھا کہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر آپ نے ذمہ داری شکلن نبھانی ہے اور کرنا بھی کچھ نہیں، اور پھر جب ہٹ جائیں گے اور کہنا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں تھا، تو پھر آپ کو اپنے انداز کو سوچنا پڑے گا کہ کیا اس قابل ہیں یا صرف چراگاہ کے طور پہ اس سے پہ صرف چرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر. ٹھیک. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور افتخار صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. زیغم صاحب، مولانا ہائیبرڈ نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. 19 کے بعد جب ہائیبرڈ 1 کو چیلنج کیا تھا تو پیپلز پارٹی نون لیگ فطری اتحادی بنے. کیا اب کی بار ہمیں دوسرا ایک 2 اتحاد بنتا نظر آتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مولانا کا؟ دیکھیے، ہمارے دوست اپنے پیروں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں کئی جگہ موجود ہوتے ہیں. مولانا صاحب ایسے پیر طریقت ہیں جو اندر بھی موجود ہوتے ہیں، باہر بھی موجود ہوتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، حکومت میں بھی ہوتے ہیں، اپوزیشن میں بھی ہوتے ہیں. وہ کسی اتحاد کا بھی حصہ بن سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی سیاست ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کے ساتھ وہ زیادہ لمبے وقت تک چل سکتے ہیں یا لمبا سفر طے کر سکتے ہیں. یہ ان کے ساتھ میچ نہیں کرتی. اب جو انہوں نے کل تقریر فرمائی جس کا محور پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی تھی، اور بہت سے انہوں نے درست سوالات اٹھائے، مثلاً سیکیورٹی پالیسی کی فارمیشن کے بارے میں. اور اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کی پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے اور پبلک اونرشپ ہونی چاہیے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، اور اس پر پاکستان کی تمام پاور ایلیٹ کو غور کرنا چاہیے. لیکن ان کی کچھ باتیں ایسے بھی ہیں جو سوالات ہمارے ان سے بنتے ہیں. افغانستان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں گیا تھا تو مسئلہ حل کرا کے آ گیا تھا، یا مسئلہ تقریباً حل ہو گیا تھا. اب انہوں نے بتایا نہیں کہ کیسے حل ہو گیا تھا. ہمارا تو ایک ہی مسئلہ ہے افغانستان سے، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ کیوں پراکسی جنگ کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ 3 سال سے مسلسل تم پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہو، دہشت گردوں کو تم نے بٹھایا ہوا ہے، ان کو اسلحہ دے رہے ہو، ان کو کروڑوں اربوں روپے دے رہے ہو. بس یہ کام بند کرو. اور ہمارا کیا ہے؟ تو کیا طے کر کے آئے تھے؟ کیا اس کے بدلے میں بھی ہمیں کچھ دینا پڑے گا؟ کیا یہ ایسی جو ہے بھتہ خوری ہے کہ اس دہشت گردی کے بدلے میں ہمیں فاٹا کا سٹیٹس ختم کرنا پڑے گا، اسے واپس انگریزی دور میں لے جانا پڑے گا؟ کیا بارڈر کو ختم کرنا پڑے گا؟ کیا ان کو سمگلنگ کی کھلی چھوٹ دینی پڑے گی؟ آخر کیا ہمیں واپس دینا ہوگا؟ مولانا یہ بتا دینا. تو میرے خیال میں افغانستان کے حوالے سے ان کا موقف کمزور ہے، لیکن انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں میں ان کے سوالات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ان کے جوابات سے اتفاق نہیں کرتا.